सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। कक्षा 12 में पहली इकाई है। स्थिर वैद्युतिकी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम जो है स्थिर चार्ज या स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी आवेश से मिलकर बना होता है और स्थिर है वो जो आवेश स्थिर है, या जब आवेश स्थिर है तब हम उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इस में जो है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ना होगा कि व्हाट इज ए चार्ज। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक समरी बना रखी है जो आज पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको पहले से पता है कि चार्ज क्या होता है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है हमारे पास, धन आवेश, ऋण आवेश। ये आप ध्यान रखेंगे। आवेश एक अदिश राशि है। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं सदिश राशियां, अदिश राशियां। तो ये एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम है, जो कि वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा है। अभी इसका कूलाम का नियम भी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है आवेश के गुण। आवेश के गुण आपको पता है, समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश अर्थात धन धन या ऋण ऋण। धन आवेश, ऋण आवेश, दो प्रकार का आवेश होता है प्रकृति में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुल आवेश। इसके गुणों में अगला हम पढ़ेंगे कि जो है, ये तो हमने पढ़ा आकर्षण प्रतिकर्षण होता है आवेशों में। दूसरा हम पढ़ेंगे कि आवेश जो है, जब हम किसी भी निकाय में कुल आवेश निकालेंगे तो बीजगणितीय योग लेंगे वहां पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। बीजगणितीय योग का मतलब जो धन आवेश होगा उसको धन चिन्ह के साथ लेंगे, जो ऋण आवेश होगा उसको ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। समाना इस प्रकार से, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से किसी भी निकाय का कुल आवेश हम बीजगणितीय योग के रूप में लेते हैं, वो कुल आवेश हो गया। अगला गुण है आवेश का कि आवेश के साथ सदैव द्रव्यमान जुड़ा होता है। अगर आवेश है किसी वस्तु पे या कहीं पे आवेश है, तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि वहां पर द्रव्यमान भी होगा पिंड का, किसी वस्तु का। उसके बाद आवेश संरक्षण। आवेश प्रकृति में हमेशा संरक्षित रहेगा। किसी भी विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा कुल आवेश, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। कोई वस्तु अगर धनावेशित हुई है उतने आवेश से, तो कोई दूसरी वस्तु ऋणावेशित भी हुई है, इसका ये मतलब है। अभी मैं आवेश की उत्पत्ति में आता हूँ, फिर ये क्लियर हो जाएगा। स्थानांतरण। आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, ये नेक्स्ट गुण है। उसके बाद होता है मूल आवेश। प्रकृति में मूल आवेश किसको बोलते हैं हम? मूल आवेश हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को या प्रोटॉन के आवेश को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे बराबर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण होता है, प्रोटॉन पे धन होता है। अब हम आते हैं आवेश की उत्पत्ति। आवेश का कारण है। आवेश के कारण में हम देखेंगे, आपको पता है पहले से कि ये आपके पास ये नाभिक है। किसी भी कोई भी तत्व, ब्रह्मांड जो परमाणु से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु में जो है एक छोटा सा धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। जितना नाभिक पे धनावेश उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश। कुल परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है ना, इस पे कोई आवेश नहीं होता है परमाणु पे, लेकिन उसके कण इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उन पे आवेश होता है, धन ऋण। अब कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे आवेश उत्पन्न होता है, या चार्ज क्या है? तो ये कुछ नहीं है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। किसी पिंड पे आपने कोई भी प्रक्रिया अपनाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दिया एक तत्व से दूसरे तत्व में, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ के गया, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो धनावेशित होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉन चला गया है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और वो ऋण आवेशित हो गया। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को दिखाती है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा आवेश के गुण क्या हैं, आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये हमेशा आप याद रखना है। एक और खास चीज है इसमें कि प्रतिकर्षण आवेशित होने की कसौटी होती है। प्रतिकर्षण, वस्तुओं के आवेशित होने की कसौटी, आवेशित होने की कसौटी, क्राइटेरिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? अभी हमने पढ़ा, हमने कहा कि दो जो है भिन्न भिन्न आवेशों में आकर्षण होता है, दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु आवेशित है और वो किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप लाई जाए तो वो उसको भी आकर्षित कर सकती है। इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे कंघे को आप सर पे रगड़ते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो कागज का टुकड़ा जो है उनसे आकर्षित हो जाता है।
तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर जो है किन्हीं दो वस्तुओं में प्रतिकर्षण है तब हम निश्चित रूप से कहेंगे कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। और कैसी आवेशित हैं? समान आवेश से। लेकिन अगर दो वस्तुओं में आकर्षण हो रहा है तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि उनमें दोनों आवेशित होंगे। ये या तो दोनों में विपरीत आवेश होगा, या फिर ये हो सकता है कि एक वस्तु धनावेशित हो सकती है, दूसरी में कोई आवेश नहीं हो, या एक वस्तु ऋणावेशित हो सकती है, ऋणावेशित, दूसरे में कोई आवेश न हो। अर्थात आकर्षण विपरीत आवेश में भी होता है, और आकर्षण जो है आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच भी होता है। आवेशित व अनावेशित वस्तुएं, इंडक्शन प्रेरण से आवेशित होना भी पढ़ेंगे आप, उसके अंतर्गत आते हैं। आवेशित व अनावेशित वस्तुओं में या पिंडों में, इनमें भी आकर्षण होता है। इसलिए जब दो वस्तुओं में आकर्षण हो रहा होगा तो हम निश्चित रूप से नहीं कहेंगे कि दोनों आवेशित है। लेकिन प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित है, डेफिनेट है कि दोनों वस्तुएं, दोनों बॉडी चार्ज्ड होंगी। और चार्ज कैसा होगा? इक्वल टाइप का, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो इसलिए हमने कहा प्रतिकर्षण आवेशित होने की कसौटी है। ये आपका निश्चित हो गया। आशा करता हूं कि आप यहाँ पे जो आवेश, आवेशों के गुण, मूल गुण और आवेशों के संरक्षण के बारे में पढ़ चुके होंगे। ब्रह्मांड का कुल आवेश संरक्षित रहता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण के रूप में आपने पढ़ा है। तो ये नियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवेश की परमाणुकता, और उसके बाद हमने पढ़ना आवेशित करने की विधियां। फिर हम कूलाम के नियम पे चलेंगे। तो अभी की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।